अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, एजी हेल्थ पॉइंट के एक और प्रोग्राम के साथ मैं हूं आपका मेज़बान ताहिर महमूद। ख़वातीन हज़रात, हर दफ़ा हम एक नया प्रोग्राम, एक नया टॉपिक लेके आते हैं। कोरोना पे हमने बहुत बात की है। आज हम बात करेंगे बॉडी का जो एलिमेंटल कैनाल है उसकी डिजीज़ के ऊपर, यानी जीआई ट्रैक की डिजीज़ के ऊपर। और इन पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर इमरान। ही इज़ आल्सो इन चार्ज ऑफ लिवर क्लिनिक एट सर्विसेज हॉस्पिटल एंड सर्विसेज इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे मिजाज हैं डॉक्टर? फर्स्ट क्लास। ताहिर, आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर स्पेयरिंग टाइम। डॉक्टर साहब, आप जानते हैं कि कोरोना ने आके सारी डिजीज़ को बैकफुट पे ले गई है। हॉस्पिटल्स के अंदर जितना ऐसे लगता है कि कोरोना ने आके सारी डिजीज़ को एक तरह से ओवरशैडो भी किया है, वॉश आउट भी किया है। लेकिन आपकी स्पेशलिटी चाहे कोरोना हो चाहे कोरोना ना हो, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि पाकिस्तान में जो 2-3 डिजीज़ इंपॉर्टेंट हैं उनमें से एक मैदे की डिजीज़ तो लाजमी है। तो आप मुझे सिर्फ ये बताइएगा कि कोरोना ने कितना इम्पैक्ट किया है आपकी स्पेशलिटी को? देखिए, कोरोना ने ना जो एक ज़बरदस्त किस्म का फोबिया जनरेट किया है, बहुत ज़बरदस्त किस्म का फीवर है, जिसने जैसे आपने कहा ना कि तमाम बीमारियां इसने ओवरशैडो कर दी हैं। दैट्स क्वाइट ट्रू कि हम जैसे इमरजेंसी में हमारा टर्नओवर देखते हैं, आउटडोर में टर्नओवर देखते हैं, वो डिस्पाइट इसके कि हमने आउटडोर स्टार्ट किए हैं और एडवर्टाइज़ किया है कि हम आउटडोर कर रहे हैं, पेशेंट्स आर नॉट कमिंग। वो एक उसकी वजह से जो हमारे पास जो माइनर एलिमेंट्स थी ना, वो हमें जो उसकी टर्नओवर है वो कम हो गया। लेकिन स्टिल जो बैकग्राउंड पेट की बीमारियां थी वो चल रही हैं, द पेशेंट्स आर रिपोर्टिंग। लेकिन जिनको माइनर कंप्लेंट्स थी, छोटे मोटे इश्यूज थे, वो आना कम हो गए हैं। या मैं रोकूंगा, आना क्यों कम हुए हैं? ठीक हो गए या लोग चूंकि फोबिया है इसलिए कहते हैं खुद ही मैनेज कर लें? दी प्रायोरिटीज हैव चेंज, क्योंकि वो हेल्थ प्रोफेशनल्स के पास, हेल्थ एस्टेब्लिशमेंट्स में और हॉस्पिटल्स में जाना नहीं चाहते कि दे आर अफ्रेड कि वहाँ पे प्रॉबली कोविड इज रिजाइडिंग, तो वो वहाँ आना नहीं चाहते। इसलिए बहुत से मरीज जिनको हम इससे भी ठीक हो जाते हैं लोग बहुत से मरीज जो कि सीरियस हैं और हम उनको एडमिट करना चाहते हैं फॉर अदर रीजंस, कोविड के अलावा जो रीजंस हैं, तो वही कहते हैं डॉक्टर साहब कोई तरीका बता दें कि हम इसका घर पे इलाज कर लें। सो दैट्स व्हाई दी टर्नओवर ऑफ दीज पेशेंट्स टू दी हॉस्पिटल्स एंड हेल्थ केयर एस्टेब्लिशमेंट्स वो कम हो गया, लेकिन द डिजीज आर परसिस्टिंग देयर। ये वैसे ही है जैसे हमने डेंगू के सीजन में देखा था कि हॉस्पिटल में देयर वाज ओनली वन डिजीज, डेंगू, एंड दैट वाज डेंगू फॉर दोस 3 to 4 months। वो जो एपिडेमिक पीरियड्स थे। सो दुनिया भर में एपिडेमिक पीरियड्स में ऐसे ही होता है कि जो एपिडेमिक प्रिवेल कर रही होती है वो एब्सोल्यूट नंबर उसका बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए जो बाकी बीमारियां हैं उनकी परसेंटेज कम हो जाती है जब आप स्टैट्स को चेक करते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि व्हेन इट कम्स टू जीआई ट्रैक, प्रेवलेंस वाइज डिजीज़ कौन कौन सी हैं? यानी टॉप प्रायोरिटी, टॉप जिसको कहते हैं पाई के अंदर जिसका शेयर है, उसके नीचे उसके नीचे उसके नीचे हम अगर 4 डिजीज़ को कहें मेजर डिजीज़, तो वो कौन सी हैं? जो मेजर डिजीज है ना जीआई ट्रैक से रिलेटेड, उनमें सबसे ज़्यादा कंपोनेंट जो है वो फंक्शनल डिसऑर्डर्स का है, फंक्शनल जीआई डिसऑर्डर्स, जिनमें फंक्शनल डिस्पेप्सिया है, आईबीएस है और फंक्शनल एब्डोमिनल पेन या कॉन्स्टिपेशन है। दे कंट्रीब्यूट टू द मैक्सिमम नंबर ऑफ जीआई पेशेंट्स। सो जो हमारे पास एग्जैक्ट स्टैट्स तो नहीं है, लेकिन इंटरनेशनल स्टैट्स कहती हैं फॉर एग्जांपल वन डिजीज़ आईबीएस, जिसका जितनी इवॉल्व नेशंस हैं उनके अंदर 20-25% के करीब प्रेवलेंस है इन जनरल पॉपुलेशन। सो इट्स अ वेरी हाई नंबर। तो अगर हम सिर्फ जीआई ट्रैक में निकाल लेते हैं तो ये परसेंटेज बहुत ज़्यादा हो जाती है। हेपेटाइटिस बोथ एक्यूट और क्रॉनिक, यानी कि पीला यरकान और काला यरकान, दे आर द मोस्ट सीरियस इलनेसेस जो कि इसके साथ हैं। सेकंड नंबर पे आई वुड रैंक दैम। फिर उसके बाद दूसरी इलनेसेस आ जाती हैं, मसलन पित्ते की बीमारियां हैं या बड़ी आंत की बीमारियां हैं, या वर्ल्ड ओवर बहुत ज़्यादा काम हो रहा है क्रोन्स डिजीज़ के ऊपर। प्रेवलेंस कितनी है? क्रोन्स डिजीज़ की प्रेवलेंस हमारे यहाँ काफ़ी कम है। हमारे यहाँ उसकी रीज़न इज़ नॉट क्लियर, क्योंकि क्रोन्स डिजीज़ इज़ गॉट सम एथनिक प्रोपेंसिटी के, जो मसलन कुछ क्लैंस हैं उनके अंदर क्रोन्स डिजीज़ ज़्यादा होती है, कुछ रीजन्स में क्रोन्स डिजीज़ ज़्यादा होती है। आपसे पता है क्यों पूछ रहा हूँ? दुनिया में अगर आप टॉप 10 मेडिकेशंस देखें ना जिनका शेयर है, उनमें से 6 ऐसी हैं जो क्रोन्स डिजीज़ में यूज़ होती हैं। आई वाज सरप्राइज्ड कि पाकिस्तान में तो शायद वो अवेलेबल ही नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि वी आर डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। यू आर राइट। वही ना कि दिस इज सीन इन अ डिफरेंट ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन। हमारे यहाँ जो है, आई एम प्रैक्टिसिंग गैस्ट्रोएंटरोलॉजी फॉर लास्ट ऑलमोस्ट 25 years।
तो 25 इयर्स में मैंने जो क्रोन्स के पेशेंट देखे हैं दे वेरी वेरी अनकॉमन, और उनमें से अक्सर पेशेंट मैंने विजिटर्स को देखा है जो बाहर से आए हैं, दे आर कैरिंग क्रोन डिजीज, मसलन ऑस्ट्रेलिया से या इंग्लैंड से या कुछ लोग वहाँ से आए, दे फाउंड दैट दे हैड क्रोन्स डिजीज। हमारी जो इंडिजिनस पॉपुलेशन है उसमें इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज में अल्सरेटिव कोलाइटिस निस्बतन ज़्यादा है, क्रोन्स डिजीज बहुत कम है। कितनी एवोल्यूशन देखी आपने हेपेटाइटिस के ट्रीटमेंट में? हेपेटाइटिस की ट्रीटमेंट के अंदर देयर इज वंडरफुल एवोल्यूशन, क्योंकि वी स्टार्टेड इन समवेयर इन 1992। हमने इंटरफ्रॉन पहली दफ़ा यूज़ किया व्हेन आई वाज वर्किंग इन मेयो हॉस्पिटल। तो उस वक्त ये जो कन्वेंशनल इंटरफ्रॉन है उसके बारे में हमें एक तो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं थी और बहुत ज़्यादा उसके सक्सेस रेट नहीं थे, रिबावायरिन अवेलेबल नहीं थी, वी वर यूजिंग इंटरफ्रॉन अलोन, तो उसके कोई बहुत इनकरेजिंग रिजल्ट नहीं थे। वी वर डिप्रेस्ड के या मरीज जो है वो इतनी मुश्किल बीमारी में आते हैं, वी कांट हेल्प देम, और ऊपर से साइड इफेक्ट प्रोफाइल बहुत हाई था। और उसकी उस वक्त कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा, अच्छा महंगा भी था उस वक्त, इसकी कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा थी। कन्वेंशनल इंटरफ्रॉन जो है उस वक्त आई थिंक रॉश ने लॉन्च किया था, हाँ, शायद कोई और, पहला उन्हीं का था, पहला रॉश का ही था। उसके बाद व्हेन रिबावायरिन वाज इंट्रोड्यूस्ड लेटर ऑन वी सॉ द, बल्कि पहले पेग आया तो थोड़ी ज्यादा जिसको कहते हैं era of the pegylated interferon, तो वो थोड़ा सा आपको स्पेन मिल जाता था, कन्वीनियंस मिल जाती थी डोजेज हमें की। थोड़ा सा वी वर रिलैक्स कि कुछ मरीज ठीक हो जाते हैं इससे, लेकिन स्टिल इट वाज डिफिकल्ट, इट वाज एक्सपेंसिव। उसके साइड इफेक्ट प्रोफाइल वो कन्वेंशनल इंटरफ्रॉन की तरह ही है, फिर रिबावायरिन ट्रबल करती है। फिर हमारे पास ये था कि हमारे पास इंटरफ्रॉन वाज यूज्ड इन स्पेसिफाइड ग्रुप ऑफ पेशेंट, रेंज पेशेंट की बहुत कम थी जिसमें ये यूज हो सकता था। आप उसके बाद वी गॉट दी टैबलेट्स इन लास्ट 5 years, सो दे हैव बीन वंडरफुल। तो टैबलेट्स उसके बाद 1 by 1 इवॉल्व करती रही हैं और अब हमारे पास बहुत अच्छी टैबलेट्स हैं विच हैव गॉट वेरी गुड रिस्पॉन्स रेट, लॉन्ग टर्म रिस्पॉन्स रेट बहुत अच्छा है, रिलैप्स भी कम है, और दूसरा उनका फ़ायदा ये है कि दे हैव बिकम चीपर नाउ, टॉलरेबिलिटी प्रोफाइल बहुत अच्छी है, और रेंज ऑफ पेशेंट बढ़ गई है। बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स जिनमें हम इंटरफ्रॉन यूज़ नहीं कर सकते थे, जैसे अर्ली सिरोसिस है या सारा मॉडरेट सिरोसिस है, उनमें हम इंटरफ्रॉन नहीं यूज़ कर सकते थे। नाउ वी कैन यूज़ दोस टैबलेट्स। अच्छा, जब यूज़ करते हैं तो रुक जाता है सिरोसिस या कि रिवर्स होता है? सिरोसिस का प्रोसेस जो है वो अभी तक हम सिवाय चंद स्टडीज़ के जिसमें शो किया है कि शायद प्रोसेस का ब्रेक लग जाता है या थोड़ा सा रिवर्स होता है, लेकिन जितना डैमेज हो गया वो हो जाता है। जी, जितना डैमेज हो जाता है वो रिवर्स नहीं होता, और ये एक बड़ी प्रॉब्लम है क्योंकि पेशेंट्स को ये समझाना काफ़ी मुश्किल होता है कि दो अलग चीज़ें हैं, एक हेपेटाइटिस इटसेल्फ है और दूसरा उसकी वजह से जो डैमेज हुआ है। तो मरीजों को ये शिकवा होता है कि जी वो काला अरकान तो ठीक हो गया, ये जिगर क्यों नहीं ठीक हुआ? तो जिगर ठीक होना अभी हमारे उसमें ट्रीटमेंट के बस में नहीं है। हेपेटाइटिस ठीक हो जाती है लेकिन रेजिडुअल डैमेज बिल्कुल सही है, कुछ ना कुछ रहता है, लेकिन उसका थोड़ा सा फायदा जरूर होता है कि डैमेज प्रोग्रेस करने की जो रफ्तार है वो हेपेटाइटिस ठीक होने से कुछ कम हो जाती है। अगर इसको सिंप्लीफाई करें तो क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर हो जाती है, क्वालिटी ऑफ लाइफ डेफिनेटली, क्योंकि वो खाए पिएगा बेहतर और जितना अरसा जीना है उसने बेहतर तरीके से जीना, क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर होती है इससे। अच्छा, अब हम अगर जीआई डिजीज़ की बात करें डॉक्टर साहब, मैंने बच्चे भी देखे हैं स्टमक पकड़ के बैठे हुए, स्ट्रेस इंड्यूस्ड है या कोई भी रीज़न है, रिफ्लेक्स इसोफेजाइटिस हो गया, आपका अल्सर की तमाम जितनी भी टाइप्स हैं। मुझे ये बताइएगा एज वाइज जेंडर वाइज क्या आप कैसे इसको मतलब करते हैं, डिवाइड करते हैं? जो फंक्शनल डिसऑर्डर्स है ना वो वी सी अ लिटिल मोर इन फीमेल्स, मेल्स में भी मौजूद होते हैं, लेकिन वी कैन से इट्स नॉट अ बिग डिफरेंस, से 1.23 to 1 की रेशो होगी, इतनी ज़्यादा रेशो नहीं है, लेकिन फीमेल्स आर स्लाइटली अफेक्टेड मोर, मे बी उसकी वजह जो है। अच्छा, मेरे नाजरीन के लिए फंक्शनल डिसऑर्डर्स को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दें, क्योंकि आप इसको सेग्रीगेट कर रहे हैं, फंक्शनल डिफरेंट है और दूसरा कौन सा है? फंक्शनल और स्ट्रक्चरल डिफरेंस में ये होता है कि फंक्शनल बीमारियां वो होती हैं जिनके अंदर जब हम मरीज को चेक करते हैं, जब हम मरीज के टेस्ट करते हैं तो उसमें कोई जिस्मानी नुक्स नहीं निकलता। ओके, ठीक है, उसके जो मुख्तलिफ पेट के अज़ा हैं उनका फंक्शन डिस्टर्ब हुआ होता है, लेकिन उनके अंदर कोई ऐसी चीज़ नहीं होती जिसको हम बाय देमसेल्व्स कोई फॉल्ट नहीं होता उनके इसको अंदर। आप थोड़ा सा इस तरह से समझ सकते हैं, जब आप एक कंप्यूटर इस्तेमाल करते हैं, कंप्यूटर की एक हार्डवेयर है जिसके अंदर उसकी हार्ड डिस्क है, रैम है, उसकी बायोस है, उसकी पावर सप्लाई है, उसकी हार्डवेयर है, डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं। हार्डवेयर को आप
फिजिकली चेक कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर को फिजिकली चेक नहीं कर सकते, उसको दूसरे तरीकों से चेक करना पड़ता है। सो इसी तरह जो ह्यूमन बॉडी है उसकी एक हार्डवेयर है जिसको आप किसी टेस्ट से चेक कर सकते हैं, ब्लड टेस्ट से चेक कर लें, अल्ट्रासाउंड से चेक कर लें, सीटी स्कैन कर लें, एंडोस्कोपी कर लें, एमआरआई कर लें, आप उसका पीस निकाल के उसको माइक्रोस्कोप में एग्जामिन कर लें, आप चेक कर सकते हैं हार्डवेयर को। जब हम फंक्शनल मरीज कहते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि उसकी जो जिस्मानी साख्त है उसमें कोई खराबी नहीं होती। अब वो ऑर्गन किस तरह काम करेंगे, उनका जो कंट्रोल सिस्टम है उसमें गड़बड़ होती है, उसकी वजह से उनको टेस्टों में नहीं देखा जा सकता। ये एक और तरीका होता है फंक्शनल डिसऑर्डर को चेक करने का कि जब आप टेस्ट करते हैं तो वो ठीक आते हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि स्ट्रक्चरल डैमेज नहीं है, ये सिर्फ फंक्शनल डैमेज है। ओके, क्योंकि ये जो आपने बात की ये बहुत इंपॉर्टेंट है नाजरीन। बहुत से पेशेंट्स ऐसे होते हैं उनको आप सारे टेस्ट करवाते हैं, वो क्लियर होते हैं, लेकिन वो जब मेडिकेशन छोड़ते हैं फिर उनको प्रॉब्लम हो जाता है, दोबारा टेस्ट करवाते हैं नॉर्मल होते हैं। डॉक्टर साहब एक ट्रिवियल क्वेश्चन है यहाँ पे, वो ये है कि आप जानते हैं विडाल हो गया, टाइफाइड हो गया, इवन इन दैट केस ब्लड टेस्ट फॉर हेलिकोबैक्टर पाइलोरी जब आप उसके देखते हैं एंटीबॉडीज़, ये तकरीबन दुनिया में ऑब्सोलीट हो गए, पाकिस्तान में क्यों करवाए जाते हैं? आई डोंट अंडरस्टैंड, क्योंकि अगर आप देखेंगे ना, एक बड़ी मशहूर हमारे यहाँ लैब है जिसने अखबार में दिया था कि हम टाइफाइड टेस्ट नहीं करते, हमसे रिक्वेस्ट ना की जाए बिकॉज दीज टेस्ट आर नॉट रिकमेंडेड फॉर, ऑब्सोलीट हो गए 90s। ये टाइफाइड फीवर के लिए रिकमेंडेड नहीं है। और इनवेरिएबली बहुत से लोग ये रिपोर्ट लेके आते हैं और कहते हैं जी हमें टाइफाइड है, बेशक उनको बुखार है या नहीं है। सो किसी तरह से आई थिंक द गवर्नमेंट शुड कम इन एंड इंटरसेप्ट कि ये टेस्ट जो है वो नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसकी कोई वैलिडिटी नहीं है, इसकी कोई। तो क्या डॉक्टर साहब फिजिशियंस में अवेयरनेस नहीं है, क्यों करवाते हैं फिर? माय क्वेश्चन इज कि क्यों करवाते हैं? यस, ये फिजिशियंस में भी अवेयरनेस क्रिएट करने की जरूरत है कि अब मुझे पता है पैसा ज़ाया होता है ना, आपको पता है कि उसका आएगा ही पॉजिटिव, मेरा करवाएंगे पॉजिटिव, आपका एंटीबॉडीज बनी हुई है, हम कैसे डिसाइड कर सकते हैं? नहीं कर सकते। पैसा ज़ाया होने से सबसे बड़ी, उससे बड़ी ज़्यादा प्रॉब्लम यह है कि पेशेंट के दिमाग में एक चीज़ मौजूद रहती है कि जी मुझे टाइफाइड बुखार है। वो इसी प्रॉब्लम की वजह से साइकोलॉजिकल इलनेसेस स्टार्ट हो जाती हैं कि वो किसी के डॉक्टर के पास जाता है, वो कहता है कि जी ये टेस्ट बेकार है, वो कहता है लेबोरेटरी वाले कह रहे हैं तुम्हें टाइफाइड है, डॉक्टर साहब आप कह रहे हैं टाइफाइड नहीं है। ये एक डाइकोटमी दिमाग के अंदर उसके पैदा हो जाती है। सो दैट्स व्हाई दैट इज मोर ट्रबलसम देन स्पेंडिंग, के पैसे तो खर्च होते ही हैं, वो तो एक अलग ज़िया है, लेकिन ये उससे बड़ा ज़िया है जो उसको साइकोलॉजिकल जो बर्डन आप अनड्यू दे रहे हैं, वो उससे बड़ा बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। वो ये बताइएगा, आप टाइफाइड की तरफ आते हैं। पिछले एक साल पहले जब कोरोना नहीं था तो हम XDR की बात कर रहे थे, और मैंने बहुत लोगों को उसके ऊपर परेशान भी देखा है। आपको भी परेशान किया XDR ने? देखिए, जो टाइफाइड रेजिस्टेंस है वो हमारे लिए लास्ट सीजन में प्रॉब्लम रहा है। वी हैव सीन पेशेंट जो कि उनके लिए हमें एंटीबायोटिक्स रेजिमेंट्स चेंज करने पड़ते थे कि वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे थे, और वो वाले कॉम्बिनेशन जो आप रिजर्व रखते थे कई दफ़ा वो करना है आपको यूज़ करना पड़ते थे। इनफैक्ट इफ़ यू रिमेंबर, गवर्नमेंट ने एक गाइडलाइंस इशू की थी कि अगर आपके पास टाइफाइड के मरीज आते हैं तो आपने कार्बोपेनम्स और एजिथ्रोमाइसिन, और शायद आगा खान के साथ मिलके उन्होंने एक वो करवाया था, हाँ, गेटिंग रेजिस्टेंट टाइफाइड, तो उसके लिए। और अभी गवर्नमेंट जो है ना वो देयर इज अ टाइफाइड सर्वेलेंस प्रोग्राम गोइंग ऑन डिफरेंट हॉस्पिटल में। फॉर एग्जांपल हमारे सर्विसेज हॉस्पिटल में एक सर्वेलेंस टीम बनी हुई है पूरी, जिसमें से डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन से और डिपार्टमेंट ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज और एडमिनिस्ट्रेशन से लोग हैं जो इस बात के लिए ड्यूटी उनकी फिक्स की गई है कि वो अस्पताल में जितने टाइफाइड के मरीज आते हैं उनकी प्रॉम्प्ट रिपोर्टिंग, डायग्नोसिस, उनका जो डाटा है वो गवर्नमेंट को प्रोवाइड करें कि हमारे पास जो टाइफाइड के मरीज आ रहे हैं वो कैसे आ रहे हैं, कितने आ रहे हैं और कैसे वो रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। तो दिस इज सर्वेलेंस इज गोइंग ऑन। कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने, आई डोंट नो अबाउट दी अदर प्रोविंसेस, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने हमें इंस्ट्रक्शंस भेजी थी और इस सिलसिले में जो हमारे हॉस्पिटल में देयर इज एंटारिक सर्वेलेंस कमेटी एक बनी हुई है। बिल्कुल सही। अच्छा, आपके प्रिस्क्रिप्शन में 2 साल पहले एक चेंज आया, आपसे मुराद फिजिशियन के प्रिस्क्रिप्शन में, कि जो ही आपके पास आता था पेशेंट टाइफाइड का तो आप उसको वो प्रोडक्ट देते थे जो पहले यूज़ नहीं होती थी, आई मीन एजिथ्रोमाइसिन। व्हेन इट कम्स टू कोरोना, आपको पता है कि ये लेफ्ट राइट यूज़ हुई है, आपको लगता नहीं है आपका एक वेपन ज़ाया हो गया इस बैटल के अंदर? ये जो है ना, दिस हैज़ बीन अनफॉर्चुनेट कि हम जो है वो सही तरह शायद कम्युनिकेट नहीं कर सकते, या जैसे हेल्थ मिनिस्टर साहब ने कुछ कमेंट्स दिए थे और लोग हाइपर हो गए उस पर। सो आई डोंट वांट टू यूज दैट
सेंटेंस, मेरा ख्याल है कि शायद ये हमारी गलती है कि हम सही तरह से कम्युनिकेट नहीं कर सकते लोगों के साथ, कि हम उनको समझा नहीं पाते हैं कि व्हाट इज कोरोना, व्हाट इज टाइफाइड। हेल्थ लिटरेसी बहुत नीचे है। आई थिंक हेल्थ लिटरेसी, बट मतलब एक नोबल वर्ड यूज कर सकते हैं, अदरवाइज आई नो व्हाट आई बिलीव इज दैट व्हेन आई एम सिटिंग ऑन दिस चेयर एंड इफ यू आर माय पेशेंट, तो मुझे आपकी कल्चरल और एजुकेशनल बैकग्राउंड के मुताबिक एक्सप्लेन करने की कोशिश करनी चाहिए। सपोज अगर आप विलेजर हैं, मैं आपसे अंग्रेजी में समझाना शुरू करता हूँ, यू वॉन्ट बी एबल टू अंडरस्टैंड, मुझे आपकी कोलोकियल में समझाना पड़ेगा। बिल्कुल सही, एब्सोल्युटली राइट, एब्सोल्युटली कस्टमाइज करना पड़ेगा आपको, बिल्कुल सही। तो जब तक हम अवाम को उनकी कोलोकियल्स में नहीं समझाएंगे कि व्हाट इज गोइंग ऑन, दे विल नॉट एक्सेप्ट अस। तो ये कम्युनिकेशन जो है वो हमें इसको इम्प्रूव करने की और मॉडिफाई करने की, या जैसा आपने कहा ना, कस्टमाइज करने की ज़रूरत है कि हमारी टारगेट ऑडियंस क्या है, उसके लिए हमें तो हमने एक मैस मैसेज बनाया और उसका नुकसान हुआ हमें, और सबने एजिथ्रोमाइसिन खरीद ली। यस तो ये एक ट्रेंड है, ये मुझे याद है जिस वक्त डेंगू की एपिडेमिक थी, उस वक्त डेंगू में यू नो द प्लेटलेट्स गो डाउन, एंड एज टुडे वी नो कि हमें प्लेटलेट देने की जरूरत नहीं होती अंटिल वेरी एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस, कि हमें प्लेटलेट देने की जरूरत नहीं होती। उस वक्त लोग इसी तरह मारे फेर रहे थे कि जी हमें प्लेटलेट्स की जो सेपरेट करने की किट होती है, प्रोफाइलेक्टिकली नहीं, पेशेंट्स जिनके कम भी हो जाते हैं, कि हमें जो है ना वो एक नहीं, जो मांग रहे थे वो इसलिए कि रख लें हम, अगर कम हुए तो लगाएंगे। हाँ, तो वो जो उसको मेगागेट कहते हैं, वो मेगागेट एक्सट्रैक्टिंग डिवाइस जो है वो मार्केट में शॉर्ट हो गया। बिल्कुल सही। पीपल वर रनिंग आफ्टर इट लाइक एनीथिंग कि जी ये किसी तरह हमें मिल जाए। फिर वो आया कि जी पपीते के पत्ते, एक जज साहब हैं हाई कोर्ट के, वो उनकी वाइफ मेरी पेशेंट है, तो वो मुझे आगे बता रही हैं, यू नो जज साहब के घर के बाहर सिक्योरिटी मौजूद होती है, कहते जी लोग हमारे घरों की दीवारें फलांग के अंदर आ गए, हमारे घर में पपीते के दरख्त लगे हुए थे। तो पीपल वर सो डेस्परेट। तो क्योंकि उस वक्त डेंगू के बारे में इल्म नहीं था कि इलाज क्या है, इसी तरह अब हम शुरू के दिनों में हमें ये नहीं पता था कि कोरोना का इलाज क्या है, तो बल्कि सारी दुनिया को नहीं पता था। तो जो कोई खबर कहीं से भी मिलती थी, लोग उसके पीछे भागना शुरू कर देते हैं। टाइफाइड के अंदर जो ही आप पेरेंट्रल पे ऊपर जाएंगे तो पेशेंट वैसे ही साइकोलॉजिकली डिप्रेस्ड होता है, और आप उसको मेरोपेनम या एमीपेनम या जो भी आप बेहतर जानते हैं मुझसे, जब आप उस पे जाते हैं तो ये तो वो थी जो रिजर्व रखते थे। आप किसी को मेनिंजाइटिस हो गया, सेप्टिसीमिया हो गया, उसके लिए तो बेहतर था कि एक ओरल आपके पास चॉइस थी और लेस यूज्ड थी। आप एग्री करेंगे पिछले 4 साल पहले आप देखेंगे दिस प्रोडक्ट वाज लीस्ट यूज्ड इन इट्स एक्चुअल इंडिकेशन। देखिए उसकी वजह ना देयर इज एन ओवरऑल फॉल्ट इन दी जो हमारा हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम है या हेल्थ कंट्रोलिंग सिस्टम जो है, उसके अंदर ओवरऑल फॉल्ट है कि वी आर यूजिंग एंटीबायोटिक्स वेरी वेरी इनजुडिशियसली। एब्सोल्युटली राइट। कि हमारे पास कोई कंट्रोल नहीं रहा है पिछले 1 से 2 डेकेड, बल्कि उससे भी पहले, कि कोई कंट्रोल नहीं है कि हमने किस तरह से ड्रग प्रिस्क्राइब करने हैं। उसमें मेडिकल प्रोफेशनल्स की एजुकेशन, अपडेटिंग, उनको किस तरह से उन्हें अपडेट करना है, उसका कोई निज़ाम नहीं है। जिसने आज से 30 साल पहले 40 साल पहले MBBS किया था, ही इज गोइंग ऑन द सेम थिंग। इतनी तेजी से इवॉल्व होती हैं चीजें, अपडेट नहीं हो रहे वो लोग। टीचिंग प्रोफेशन में आ गए हैं इसलिए वी मे बी अपडेटेड, लेकिन बाकी लोग अपडेटेड नहीं है कि किस तरह से हमने अपनी जो आर्मामेंटेरियम है, जो हमारे हथियार हैं, उनको हमने किस तरह से इस्तेमाल करना है। एब्सोल्युटली राइट। तो उसकी वजह से ये है कि वी हैव सीन ओवर द टाइम के हमारे पास, इफ वी स्टार्ट विद कोट्राइमोक्साजोल वाज अ वंडरफुल एंटीबायोटिक एंड इट्स ऑफ नो यूज नाउ, कोई किसी इस्तेमाल में नहीं है। पेनब्रिटन थी एक, टेट्रासाइक्लिन हैव गॉन डाउन, द पेनिसिलिन्स हैव गॉन डाउन, द केफलोस्पोरिन्स हैव गॉन डाउन। अब वी आर सीइंग कार्बापेनम, एंड आई सी कि अगर हम इसी तरह कार्बापेनम इस्तेमाल करते रहे, या पेपरासिलिन एक ड्रग है वो हम इस्तेमाल करते रहे, दीज एंटीबायोटिक्स आर गोइंग टू बी वेस्टेड। तो उसके बाद हमारे पास कोई आर्मामेंटेरियम में ऐसा आम नहीं होगा। नथिंग न्यू इज कमिंग अप। दिस इज थ्रेटनिंग एक्चुअली, दिस इज थ्रेटनिंग, ऑल्दो हम बड़े कोल्ड तरीके से कह रहे हैं, बट इट इज रियली थ्रेटनिंग। दिस इज मोर देन थ्रेटनिंग, इट इज मोर देन, क्योंकि इसके ऊपर यूके के प्राइम मिनिस्टर ने आज से 1 साल पहले कहा था कि जो मैं देख रहा हूँ 10 से 15 सालों के बाद लोग इन्फेक्शन से मरेंगे, क्योंकि हमारे पास एंटीबायोटिक्स की रेंज नहीं रही, और जो है वो इतनी बुरी तरह यूज हुई है। अब इमेजिन करें वो लोग हैं जो आमतौर पर रिजर्व रखते हैं मेडिसिन को, हम तो रखते ही नहीं। और आप एग्री करेंगे, हमें ये नहीं पता पेन किलर कौन सी है और एंटीबायोटिक कौन सी है। गले का दर्द है तो वो वाली प्रोडक्ट जो असल में एंटीबायोटिक
एंटीबायोटिक है, उसका नाम वो समझते हैं शायद पेन किलर है, 2 गोलियां लेते हैं ठीक हो जाते हैं, कहते हैं यार ये बड़ी अच्छी दवाई है। अब आप इमेजिन करें अगली दफ़ा क्या बैक्टीरिया उसको रेजिस्ट नहीं करेगा, और जब करेगा तो नेक्स्ट क्या करेंगे वो। दैट्स हाउ इट इज गोइंग। लेकिन बैक्टीरिया जो है ना वो एक जिंदा चीज़ है, वो अपने सर्वाइवल के लिए लड़ते हैं। बिल्कुल सही है। अगर उन्हें बार बार एक चीज़ से एक्सपोज किया जाता है तो वो उसके खिलाफ डिफेंस बना लेते हैं, देन उसके बाद वो दवाई बेकार हो जाती है। इसीलिए तो आपने एग्जांपल दी ना, ये प्रोडक्ट्स जो वंडर ड्रग्स थी वो इसीलिए इस मार्केट से, आज भी आप वर्ल्ड में जाएं तो फर्स्ट लाइन थेरेपी जो है वो हमारे यहाँ है ही नहीं, ऑब्सोलीट हो गई है, काम ही नहीं करती, स्ट्रेन्स कोई भी उसको रिस्पॉन्ड नहीं कर रही होती। अच्छा ये बताइएगा डॉक्टर साहब कि ये जो हम GI ट्रैक की डिजीज़ की बात करते हैं, ड्रग इंड्यूस्ड कौन कौन सी हैं? ड्रग इंड्यूस्ड GI डिजीज़ जो है ना वो एक तो मैदे की होती हैं सबसे ज़्यादा जो है, बिकॉज स्टमक इज़ द फर्स्ट ऑर्गन जिसमें दवाई जाती है, और दूसरी जो है वो हमें डायरिया वगैरह पैदा करती हैं, और कुछ दवाइयाँ जो हैं वो इसोफेगस में भी गड़बड़ कर सकती हैं। तो ज़्यादा दवाइयाँ जो हैं वो स्टमक में प्रॉब्लम करती हैं। लीवर को कौन सी डैमेज करती हैं? लिवर के अंदर जो है ना वो मल्टीपल दवाइयाँ हैं जो लिवर को डैमेज कर सकती हैं। फॉर्चुनेटली लिवर का रिजर्व बहुत ज़्यादा होता है, एंड इट्स ओनली वेरी फ्यू ड्रग्स जो कि डायरेक्टली डैमेज करती हैं। अब हमारे पास TB की दवाइयाँ हैं वो लिवर को डैमेज कर सकती हैं, बेहोशी करने की दवाइयाँ जो हैं वो लिवर को डैमेज कर सकती हैं, इसके अलावा कैंसर की दवाइयाँ जो इस्तेमाल करते हैं वो कुछ लिवर को डैमेज कर सकती हैं। अगर कुछ दवाइयाँ नॉर्मल से ज़्यादा मिकदार में ली जाएँ, जैसे इवन पैरास्टामोल ज़्यादा, मैं इसी की तरफ आने लगा था, एसिटामिनोफेन पे बात कीजिएगा। एसिटामिनोफेन जो है वो इट कैन कॉज लिवर डैमेज अगर रेगुलरली बहुत लंबे अरसे तक ली जाए। फॉर्चुनेटली हमारे यहाँ जो है वो पैरास्टामोल पॉइजनिंग इतनी कॉमन नहीं है। वी सी कि हम कभी कभार पैरास्टामोल पॉइजनिंग का पेशेंट देखते हैं, लेकिन फॉर्चुनेटली इतनी ज़्यादा नहीं है जितनी ज़्यादा पैरास्टामोल ने ट्रबल वेस्ट में किया है, कि वहाँ पे इसके पॉइजनिंग के लिए बहुत ज़्यादा, ये तो सुसाइड के लिए यूज होती है ना, सुसाइड उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। सो पैरास्टामोल एक ऐसा ड्रग है जो बहुत कॉमनली इस्तेमाल किया जाता है, और इसके बारे में हमें पूरी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि किन मरीजों को नहीं दिया जाना चाहिए। मसलन हमारे पास एक बड़ी सेगमेंट है पॉपुलेशन का जिनको लिवर डिजीज पहले से मौजूद है, सो इन दैट वी शुड बी केयरफुल कि उनको कितनी देनी है और किस वक्त देनी है। दी जा सकती है उन लोगों को भी, लेकिन यू हैव टू सी कि किस मिकदार में देनी है, कितनी देनी है। नॉर्मल आदमी ज़्यादा पैरास्टामोल मेटाबोलाइज कर सकता है, उसको अपने जिस्म से खारिज कर सकता है, लेकिन वो शायद इतने ज़्यादा डोज को खारिज ना कर सकें, उनके लिए थोड़ा डोज भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। सो दैट हैज़ टू बी अंडरस्टूड। ये हमारे डॉक्टर्स को समझने की ज़रूरत है कि पैरास्टामोल जो है इज़ नॉट एग्जैक्टली वेरी सेफ। और यही मैं कहने लगा था कि हम ये समझते हैं कि इससे GI अपसेट नहीं होता जैसे बाकी जो नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरीज से होता है, तो ये शायद सेफ़ है, लेकिन एक्चुअली ये सेफ़ नहीं है। डॉक्टर साहब हमारा जो एक सेगमेंट है, और ख़वातीन हज़रात आप जानते हैं कि हम इस सेगमेंट में जो भी हमारे पास कंसल्टेंट होते हैं हम उनसे क्वेश्चन पूछते हैं, तो हमारी ऑडियंस उनसे क्वेश्चन पूछती है। नीचे जो स्क्रीन पर आप नंबर देख रहे हैं, अगर आपने कोई क्वेश्चन पूछना है तो प्लीज़ इस नंबर पर अपनी वीडियो 30 सेकंड्स की बना के हमें भेजिए ताकि हम आपको जवाब दे सकें। डॉक्टर साहब कुछ क्वेश्चंस हैं ऑडियंस के, तो मैं चाहता हूं कि आपसे हेल्प ली जाए। इन लोगों ने कहा कि डॉक्टर साहब से ज़रूर पूछिएगा। अस्सलाम वालेकुम, आई एम अली शाबान। सर मेरा क्वेश्चन ये है, मेरे स्टमक में एसिडिटी हुई हुई है, मेडिसिन्स भी यूज़ की हैं लेकिन कुछ पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, सो प्लीज़ गाइड, थैंक यू। डॉक्टर साहब एसिडिटी कॉमनेस्ट प्रॉब्लम है, और ये एज नहीं देख रहा आजकल। अब आपने देखा होगा आधी बात करते हैं लोग, ये नहीं बताते एसिडिटी शुरू कैसे हुई, क्या हुआ। आप ऐसे पेशेंट को क्या गाइड करते हैं? देखिए जनरली ये इस किस्म की जो एसिडिटी की कंप्लेन है यंग पेशेंट्स के अंदर सिर्फ 2-3 बीमारियां होती हैं जो ये प्रॉब्लम करती हैं। एक रिफ्लक्स डिजीज़ है। रिफ्लक्स डिजीज़ जो है उसमें स्टमक का एसिड ऊपर खाने की नाली में आता है और वहाँ पे बर्निंग पैदा करता है। दूसरा जो ड्रग इंड्यूस्ड है दवाइयों की वजह से होता है। तीसरा जो है वो एज आई मेंशन के जो फंक्शनल डिसऑर्डर होता है, जो कि जिसमें आपका ऑर्गन सिस्टम ठीक होता है, सिर्फ उसका कंट्रोल या उसका सेंसरी सिस्टम ठीक नहीं होता। यानी टू मेक इट सिंपल सोमैटिक टाइप का होगा कहीं? ये मोस्ट लाइकली जो ये डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं मुझे लगता है ऑटोनोमिक कि या तो ये रिफ्लक्स एसोफेजाइटिस है कि खाने की नाली में तेजाब ऊपर जाता है, और दूसरा ये फंक्शनल डिसऑर्डर है। इसका मतलब है इनका निज़ाम हज़म ठीक है, सिर्फ उसका फंक्शन ठीक नहीं है जिसकी वजह से ये पेन फील होता है। स्पेशली अगर ये कोई ड्रग लेते हैं ना, जो ये ओमेप्राजोल ग्रुप की अगर या PPI ग्रुप की दवाइयाँ लेते हैं और उसके बावजूद ठीक नहीं होता, तो ये फंक्शनल होगा, क्योंकि PPI से रिफ्लक्स और दूसरी बीमारियों की एटलीस्ट जो सिम्टम्स हैं, जो अलामतें हैं, वो 24 से 48 घंटे में
50% से भी ज़्यादा कम हो जाती अच्छा, है। फंक्शनल को ट्रीट करने के लिए आप क्या करते हैं? आप उनको प्रिवेंशन ज़्यादा बताते हैं या कोई एक्टिव ट्रीटमेंट है? फंक्शनल डिजीज़ को सबसे पहले तो ज़रूरी है कि पेशेंट के साथ आपकी इंटरेक्शन बहुत ज़रूरी है, कि उसको समझाना, एजुकेट करना कि बीमारी में असल में ख़राबी की वजह क्या है। जब तक आप उस वजह को ट्रीट नहीं करते, सिम्टम्स इम्प्रूव नहीं होती। फिर इसके अलावा आप कुछ सिम्टम इम्प्रूवमेंट के लिए ड्रग्स देते हैं, जो कि इंटेस्टाइन के और स्टमक के फंक्शन को बेहतर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, और बाज़ औक़ात उसके अंदर जो एंग्जाइटी होती है उसको कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो उससे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसमें कम्युनिकेशन ही है। जब तक आप पेशेंट के साथ कम्युनिकेशन नहीं करते, उसको समझाते नहीं है कि प्रॉब्लम की वजह क्या है, उस वक्त तक अलामतें बेहतर नहीं होती। अच्छा, एक क्वेश्चन मेरे पास आया नहीं, वो उन्होंने मुझे फ़ोन पे बात की थी। उन्होंने ये कहा कि मैंने सारे टेस्ट करवाए, स्टमक का, लिवर का, जितने डॉक्टर ने गए सारे करवाए, स्टूल टेस्ट सारे, कोई मुझे प्रॉब्लम नहीं निकला। मेरा वेट बहुत तेज़ी से कम हो रहा है और मेरा जो है ना पेट में दर्द हर वक्त रहता है, और कोई भी चीज़ खाऊं तो इनडाइजेशन होती है। एक चीज़ उन्होंने पिक की, उन्होंने कहा कि मुझे ना वो हैं पेट के कीड़े हैं, वॉर्म्स हैं बहुत ज़्यादा, हर 6 मंथ्स के बाद मुझे मेडिकेशन लेना पड़ती है। आप समझते हैं कि कोई इनका कोई रिलेशन है या कुछ और प्रॉब्लम हो सकता है? नहीं, आई डोंट थिंक कि जो वर्म्स हैं, अगर वो क्रॉनिक है भी, सबसे पहला तो इनका प्रूफ होना चाहिए कि वर्म्स कौन से हैं, क्योंकि एस्कैरिस अगर जो कॉमनेस्ट वर्म है उससे वेट लॉस नहीं होता। ओके। उससे पेट दर्द भी नहीं होता, सिवाय इन लोगों को जिनको उनसे कुछ एलर्जी हो, वरना या उनका गुच्छा किसी जगह फंस जाए तो वो तो एक्यूट कंडीशन होती है, वो तो क्रॉनिक होती ही नहीं है। सो ये प्रॉब्लम जो है इनको किसी और वजह से होगी। वेट लॉस एक ऐसी चीज़ है जिसे हमेशा हमें इन्वेस्टिगेट करना पड़ता है। अब पेट में अगर तकलीफ है, वेट लॉस है, तो हमें कुछ चीज़ें जो देखनी ज़रूरी होती हैं। फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ टीबी बड़ी कॉमन है, वो हमें देखना है। उसके बाद अनफॉर्चुनेटली कैंसर कैन प्रोड्यूस दिस कंडीशन, के कैंसर की वजह से इस किस्म की चीज़ हो सकती है। ये दोनों चीज़ें कैसे पिक होती हैं? ये हम टेस्ट से? यस, टेस्ट करके पिक करेंगे, या सीटी स्कैन या एंडोस्कोपीज वगैरह करके देखते हैं। कुछ ब्लड टेस्ट भी किए जा सकते हैं। उसके बाद इस किस्म की बीमारियां जो हैं वो जिनमें वेट कम होता है, पेट खराब रहता है, थायराइड की बीमारी होती है जिसमें ऐसे हो सकता है कि थायराइड ओवरवर्क कर रहा हो। इसके अलावा डायबिटिक्स के अंदर ये पॉसिबल हो सकता है कि दे आर लूजिंग वेट, और कुछ में पेट दर्द भी हो सकता है, जो कि इतना ज़रूरी नहीं है, लेकिन वेट लॉस हमेशा सिग्निफिकेंट होता है। फिर एंड पे अगर ये सारा कुछ ठीक निकलता है तो हमारे पास अगेन एक वैरायटी है फंक्शनल डिसऑर्डर की, जिसमें जिस्म में कोई ख़राबी नहीं होती। उसको हम कहते हैं एक्सट्रीम एनोरेक्सिया नर्वोसा, जिसमें मरीज़ का वेट कम हो जाता है, भूख ख़त्म हो जाती है, पेट में तकलीफ़ हो सकती है, नींद ख़राब हो जाती है। सो दैट इज़ एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ डिप्रेशन, जिसके अंदर पेशेंट को इस किस्म की अलामतें आ सकती हैं। सो अगर इनके प्रिलिमिनरी टेस्ट ठीक आ रहे हैं तो आई वुड रिकमेंड कि थोड़े से कुछ एडवांस टेस्ट भी करके देख लें कि वो भी ठीक है। ये दोनों डिजीजेस को रूल आउट कर लें। रूल आउट कर लें। हाँ। अगर ये नहीं है तो फिर आई थिंक शुड हैव अ साइकियाट्रिक कंसल्ट। दैट्स गुड। डॉक्टर साहब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, मेरा आपसे ये सवाल है कि जब कभी भी मैं दोपहर में खाना खा के सो जाता हूँ तो उठते साथ बहुत शदीद हार्ट बर्न होता है, तो ये क्यों होता है और इसको हम कैसे रोक सकते हैं? मेरा ख्याल जवाब तो आपने इसका दिया है। ये रिफ्लक्स की बीमारी है। रिफ्लक्स की बीमारी है, तो ये मेरे ख्याल से हैं तो बड़े खुशकिस्मत आदमी हैं जिनको आजकल दोपहर के बाद सोने का टाइम मिलता है। अदरवाइज डॉक्टर साहब अगला सवाल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शहराम अली है लाहौर से, और मैं पिछले कुछ दिनों से किरोसिस के कुछ सिम्टम्स फेस कर रहा हूँ, जिस तरह के येलो कलर आइज़ का और इची स्किन और जॉइंट्स में पेन, इस तरह के कुछ सिम्टम्स हैं। तो मुझे आप प्लीज़ बता दें कि इस डिज़ीज़ का क्या क्योर है। जी डॉक्टर साहब। देखिए, ये जो अलामतें आप बता रहे हैं ना, इसको हम सबसे कॉमन वजह इसकी जो लिवर की डक्ट सिस्टम है, लिवर के अंदर जो नालियाँ होती हैं जिनसे लिवर के फासिद मादे जो हैं वो खारिज होते हैं, उनमें रुकावट की वजह से पैदा होती हैं। इसको हम कहते हैं बिलियरी ऑब्स्ट्रक्शन या बाइल डक्ट ऑब्स्ट्रक्शन। ये बाइल डक्ट ऑब्स्ट्रक्शन जो है वो हम कहते हैं माइक्रो बाइल डक्ट्स या मैक्रो, दोनों में ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है। तो सबसे पहले इसके लिए हमें अल्ट्रासाउंड चाहिए होता है ताकि हम फ़र्क कर सकें कि ये स्मॉल डक्ट में ऑब्स्ट्रक्शन है या लार्ज डक्ट में ऑब्स्ट्रक्शन है। कॉमन अल्ट्रासाउंड से आप पिक कर लेंगे? कॉमन अल्ट्रासाउंड, अच्छा अल्ट्रासाउंडोलॉजिस्ट आपको बाइल डक्ट का साइज बताएगा और आप उसको स्पेसिफाई करके भेजते हैं? जी, हम कि मुझे बाइल डक्ट के बारे में डिटेल्स दो। जी, ये हमें डिटेल्स चाहिए। और उसके बाद हम लिवर फंक्शन टेस्ट करके देख सकते हैं, जो आम LFT। बिल्कुल सही है, मार्कर्स देख सकते हैं। उसमें से फिर हम डिसाइड करते हैं कि ये किस किस्म की बीमारी है। देन वी कैन डू फर्दर टेस्टिंग डिपेंडिंग अपॉन की अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट किया। अगर वो कहते हैं कि माइक्रोडक्ट में ऑब्स्ट्रक्शन है, फिर हम कुछ ब्लड टेस्ट करके देख सकते हैं।
जिनसे हमें अंदाज़ा हो सकता है कि ये क्या चीज़ है। फिर उसके बाद ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड टेस्ट आ जाते हैं, जैसे MRI है, जैसे MRCP कहते हैं या ERCP कहते हैं। सो इस बीमारी का जब तक हम फाइनल तशखीस तक नहीं पहुंच सकते, इसका हम इलाज नहीं कर सकते। इसका कोई जनरल इलाज नहीं है कि आप एक दवाई दे दें तो वो हर किस्म की जो रुकावट है जिगर के अंदर उसको हैंडल कर सकेगी। तो हमें डिजीज़ को पिन पॉइंट करना पड़ता है क्या है। जिस तरह की अलामतें बता रहे हैं कि खारिश होती है और यरकान है, दिस इज़ बिलियरी ऑब्स्ट्रक्शन। बिल्कुल सही है। एक चीज़ ख़वातीन हज़रात ज़रूर समझें कि हम ये सोचते हैं कि हम डॉक्टर के पास जाएंगे, वो डायरेक्टली मेडिकेशन देंगे। डॉक्टर साहब अभी बात कर रहे हैं, आपने देखा होगा कि मुख्तलिफ एक ऑर्गन में डिफरेंट डिजीज़ हैं और उनके सिम्टम्स एक तरह के प्रेजेंट हो रहे होते हैं। तो इसका मतलब है जब तक आप डिफ्रेंशिएट नहीं करते, आप ब्लाइंडली मेडिसिन ना दे सकते और ना ही आपको लेनी चाहिए, क्योंकि डॉक्टर साहब प्रोडक्ट्स के अपने साइड इफेक्ट्स होते हैं, केमिकल लोड बॉडी में बढ़ता है। तो मेरे ख्याल से बेहतर तरीका ये है कि आप उस रीजन तक पहुंचे जिसकी वजह से प्रॉब्लम है, तब जाके आप ट्रीट करें। आप क्या कहते हैं? बिल्कुल, जब तक आप पिन पॉइंट नहीं कर सकते आप ट्रीट नहीं कर सकते। उसके दो नुकसान है ना, एक तो आपने बताया कि दवाइयों की प्रॉब्लम होगी, दूसरा वो दवाइयां फायदा कोई नहीं करेंगी अगर आपका डायग्नोसिस ठीक नहीं है। इसका मतलब है एक आपकी एफर्ट ज़ाया जा रही है, दूसरा ना सिर्फ ज़ाया जा रही है, उल्टा मरीज को नुकसान भी हो रहा है। लेकिन डॉक्टर साहब एक बात यहाँ लाइटर नोट पे, जो बंदा 24 मेडिसिन लिखे एक पेज पे, तो इसका मतलब है उसने छोड़ी तो कोई नहीं, कोई तो लगेगी। उसका मतलब जनरली ये होता है कि द फिजिशियन कंफ्यूज्ड है कि बीमारी क्या है। अगर कंफ्यूज नहीं है तो जनरली इट विल बी अ फोकस प्रिस्क्रिप्शन और उसमें इतनी ज़्यादा दवाइयाँ लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो वो रिफ्लेक्ट करता है कि फिजिशियन अभी कॉन्फिडेंट नहीं है कि बीमारी क्या है। आई हैव सीन एक्चुअली मैनी प्रिस्क्रिप्शंस जिसमें उन्होंने ना कोई वो डिजीज उस ऑर्गन की छोड़ते नहीं है, तो वो कोई ना कोई तो लग ही जाएगी, बट आई थिंक दैट इज डेंजरस। लेकिन ताहिर उसकी एक और वजह भी होती है, ना सिर्फ ये कि फिजिशियन कंफ्यूज्ड है, दूसरी वजह ये भी होती है कि पेशेंट कंफ्यूज्ड है। बिकॉज पेशेंट डज नॉट वांट, पेशेंट वांट्स कि उसकी ख्वाहिश ये होती है कि बस मैं डॉक्टर साहब के पास आया हूँ, मैं ठीक हो जाऊंगा, वो मुझे ठीक कर दें जिस तरह मर्जी करें। डॉक्टर साहब अगला क्वेश्चन हम लेते हैं। डॉक्टर साहब अख्तर बात कर रहा हूँ लाहौर से। मैं जब भी खाना खाता हूँ मेरे पेट में गैस्ट्रिक इशू बहुत रहते हैं और इसके बाद जब भी खाना खाता हूँ उसके बाद पेट में दर्द बहुत ज़्यादा होती है। आमतौर पे ये प्रॉब्लम्स जो है ना, जो खाना खाने के विद इन 15-20 मिनट स्टार्ट हो जाती हैं, ये किसी गैस्ट्राइटिस की वजह से होती है। गैस्ट्राइटिस का मतलब होता है कि जो मैदे की स्किन है उसके अंदर किसी किस्म की सोजिश मौजूद है, तो उससे होती हैं। और बाज़ औक़ात ये प्रॉब्लम्स जो हैं वो गैस्ट्रिक अल्सर की वजह से होती हैं। और एक वजह जो है वो पित्ते की बीमारी हो सकती है, लेकिन पित्ते की बीमारी में आमतौर पे पेन जो है वो ज़रा लेट स्टार्ट होता है, फौरी तौर पे नहीं होता। लेकिन एक आई वुड रिकमेंड कि इन्हें अपना अल्ट्रासाउंड करा के देख लेना चाहिए कैसा है, और अगर ये कोई दवाइयाँ पेन के लिए या कोई और इस्तेमाल करते हैं तो वो इन्हें स्टॉप कर देनी चाहिए। और उसके लिए जो पेन है उसके लिए कुछ दवाइयाँ अगर मैं अभी सजेस्ट कर दूँ, आई डोंट थिंक कि उनको याद रहेंगी या कुछ नहीं, बता दीजिए। इट्स डिफ़िकल्ट। एक तो जो ओमेप्राजोल है या एसोमेप्राजोल है वो एक मरतबा दिन में ले लें। इसके अलावा जो दवाइयाँ आती हैं, मेबावरीन जो है उसका कोई सॉल्ट कोई ब्रांड ले लें और उसको सुबह शाम इस्तेमाल करके देखें 2 हफ्ते में कैसा रिस्पॉन्स रहता है। और थोड़ा सा अपने डाइट में मॉडिफाई कर लें कि डाइट जिसके अंदर बहुत ज़्यादा ऑयल होता है, बहुत ज़्यादा घी होता है, वो कम इस्तेमाल करें, खट्टी चीज़ें ना इस्तेमाल करें, फिज़ी ड्रिंक्स ना लें, चाय कॉफ़ी ज़रा कम कर लें। और अगर लाइफस्टाइल सेडेंटरी है तो कोई वॉक वगैरह या कोई एक्सरसाइज वगैरह करने की आदत डालें, उससे ये सिम्टम्स इंप्रूव होंगी। सही। डॉक्टर साहब नेक्स्ट क्वेश्चन। डॉक्टर साहब मेरा आपसे ये सवाल है कि जब मैं रात का खाना खाता हूँ ना, तो खाने के तकरीबन आधा पौना घंटा बाद ना मेरे मैदे में जलन तेज़ाबियत से हो जाती है। तो प्लीज़ आप इस बारे में मुझे कुछ बताएंगे। ये वही वाला क्वेश्चन है या थोड़ा डिफरेंट है? थोड़ा सा डिफरेंट है कि ये रात का खाना स्पेसिफाई कर रहे हैं वो उन्होंने। द टाइमिंग इज डिफरेंट। वो कह रहे हैं 10-15 मिनट वही कहते हैं, आधे घंटे बाद स्टार्ट होता है, सो इट्स लिटिल डिफरेंट। ओके। तो इस किस्म की प्रॉब्लम आमतौर पे जो ड्यूडेनम है, जिसे हम स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट कहते हैं, उसके अंदर जो प्रॉब्लम होती है उसकी वजह से ये होती है। और खाना जो ही वहाँ मूव होता है तो जब वो मूव करता है तो वहाँ सिम्टम्स स्टार्ट हो जाते हैं। बिल्कुल सही। तो इन पेशेंट्स के लिए ना अपना H. pylori टेस्ट करवाना खासा इंपॉर्टेंट है। लेकिन H. pylori के लिए इनको बता दें, ब्लड टेस्ट जो करवाते हैं दैट इज नॉट रिकमेंडेड। दैट इज नॉट, यू आर राइट कि जो ब्लड टेस्ट है उसका हमें कोई फायदा नहीं है। एक्टिव इन्फेक्शन देखने के लिए या तो हम स्टूल में एंटीजन करते हैं H. pylori की, या एक टेस्ट होता है वो दवाई पिला के तो आपका सांस इकट्ठा करते हैं और उसमें टेस्ट करते हैं, उसको कहते हैं यूरिया ब्रेथ टेस्ट। और तीसरा टेस्ट है वो एंडोस्कोपी करके तो आप मैदे की जो स्किन है उसका एक पीस लेते हैं और उसको एग्जामिन करते हैं H. pylori के लिए कि वो है या नहीं।
उससे साबित होता है कि एच पायलोरी एक्टिव है या नहीं, और अगर हो तो उसको ट्रीट करने की जरूरत है। एम्पेरिकली नहीं देना चाहिए एच पायलोरी की ट्रीटमेंट? हम देखें ना, उसके लिए बड़ी स्ट्रॉन्ग किस्म की एंटीबायोटिक्स यूज करते हैं, और अगर हमारे पास सबूत कोई नहीं है तो हम अगेन वही प्रैक्टिस कि हम इनजुडिशियस यूज ऑफ ड्रग्स, जो हमने पहले बात की, जो हमें अभी पता ही अच्छा, नहीं है। सिम्टम्स की बेसिस पे नहीं पिक होता एच पायलोरी है? नॉट एट ऑल। जब तक आप इसको ये ओवरलैप करते हैं हर तरह के अल्सर के साथ इसके सिम्टम्स? देखिए, जो एच पायलोरी है ना, वो हमारे जो निज़ाम हज़म है उसके अंदर 3 तरह के प्रॉब्लम करता है मेनली। एक ड्यूडेनल अल्सर, एक गैस्ट्रिक अल्सर, तीसरा गैस्ट्राइटिस, और चौथा जो बहुत सीरियस है वो गैस्ट्रिक कैंसर है, इनके स्टमक का कैंसर है, जो हमारे यहाँ फॉर्चुनेटली बहुत कम है। तो ये जो उसमें क्या परफोरेशन हो जाती है? नहीं, कैंसर आउट ग्रोथ हो जाती है। आउट ग्रोथ हो जाती है, वो इज मोर कॉमन इन जापान, और उसके जो इर्द गिर्द लकीली नॉट हियर। हमारे यहाँ वो इतना कॉमन नहीं है एच पायलोरी के साथ। तो हमारे यहाँ यही है, गैस्ट्राइटिस, ड्यूडेनल अल्सर और गैस्ट्रिक अल्सर। अच्छा डॉक्टर साहब, एक मिजरी है, एक विशियस साइकिल है। पेशेंट से आर्थराइटिस हुआ, मेडिकेशन ली, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो गया। अब गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हुआ तो मेडिसिन ली, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम ठीक हुआ, फिर दोबारा मेडिसिन ली तो उनको गैस्ट्राइटिस हुआ। कुछ आपको पता है COX-2 स्पेसिफिक इनहिबिटर्स आए थे, लेकिन उनके साथ कुछ इश्यूज बने, एफिकेसी इशू था, बाद में सेफ्टी इश्यूज आपको पता है, सेकेंडरी डेथ्स वगैरह रिपोर्ट हुई थी, बंद हुए। हम उन लोगों को कैसे ट्रीट कर सकते हैं? रूट चेंज कर सकते हैं उनकी मेडिकेशन का? मेडिकेशन का रूट चेंज करने का फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि जो ये ड्रग्स जिनको हम एनसेड्स कहते हैं, अगर आप इसको इंजेक्शन के ज़रिए देते हैं या इवन रेक्टम के जरिए देते हैं, ये अपना इफेक्ट ब्लड के थ्रू पैदा करते हैं। जो एंड का इनका इनडायरेक्ट इफेक्ट है, जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है, वो ब्लड के थ्रू होता है। तो इसलिए रूट ऑफ, अगर आप स्किन पैच भी लगा देंगे वो तभी ट्रबल करेगा। बिल्कुल सही है, क्योंकि उसने करना वही है, COX-2 को डिस्टर्ब करना है, COX-1 को डिस्टर्ब। इसलिए उसके लिए रिकमेंडेशन है कि जिनको हमने लॉन्ग टर्म के लिए इन दवाइयों पर डालना हो, उनको पहले तो हम एक तो एच पायलोरी कंफर्म करते हैं कि एच पायलोरी है या नहीं। अगर है तो उसे ट्रीट किया जाए, क्योंकि कॉम्बिनेशन ऑफ एनसेड और एच पायलोरी जो है वो ज़्यादा डेंजरस है। दूसरा, उसके बाद फिर गैस्ट्रिक प्रोटेक्शन के लिए कोई दवाइयाँ दी जा सकती हैं, जैसे मीज़ोप्रोस्टल है या ये जो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स हैं, ये यूज़ किए जा सकते हैं जिनको हमने लॉन्ग टर्म देना हो। और उसके बाद तीसरी चीज़ है, वी कीप द डोज टू मिनिमम। जो एनसेड यूज़ करने हैं उनका कोशिश करते हैं कि मिनिमम पॉसिबल डोज पे रखा जाए पेशेंट। बिल्कुल सही। डॉक्टर साहब, अगला क्वेश्चन मेरा आपसे ये सवाल है कि मेरे ना मैदे में गैस सी हो जाती है। मैं तकरीबन जब रात का खाना खाता हूँ ना, तो आधे पौने घंटे बाद ऐसे महसूस होता है कि जैसे मेरे मैदे में गैस हो गई है। गैस का प्रॉब्लम, ये तो टिपिकल फंक्शनल डिस्पेप्सिया का प्रॉब्लम है कि जो गैस हो जाती है। उसके लिए ये है कि एक तो फूड बड़ी इंपॉर्टेंट होती है कि ही शुड पिक कौन सी फूड है जो ज़्यादा ट्रबल करती है। अगर हर फूड से होता है तो इसका मतलब है कि फिर हमें कोई दवाइयाँ डेफिनेटली ऐड करनी पड़ेंगी। बिल्कुल सही है। अदरवाइज वो फूड अवॉइड करके इसको मिनिमाइज कर लेगा, इसको ठीक कर सकते हैं। दैट्स गुड कि इरिटेंट को पिक कर ले तो ज़्यादा मुनासिब रहेगा। डॉक्टर साहब, लास्ट क्वेश्चन। डॉक्टर साहब, एक मसला आपसे शेयर करना है कि मेरी बेटी जो है उसकी 18 साल की एज है और 2 साल हो गए हैं उसको मैदे की प्रॉब्लम है। डॉक्टर साहब, प्रॉब्लम ये है कि उसको गैस प्रोड्यूस होती है, वो मैदे में स्टे करती है और फिर पेन होती है और गैस जो है वो खारिज नहीं होती। मैं 2 साल से थक गया हूँ, बहुत सारे डॉक्टर्स को चेक करवाया, उसकी ट्रीटमेंट करवाई है, लेकिन किसी ट्रीटमेंट से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा और वो बेचारी फिर तकलीफ में होती है, फिर मुझे भी परेशानी होती है। इसका कोई मसले का हल हमें नहीं मिला, तो प्लीज़ इसका कोई हल बताएं। मैंने पर्सनली मुझे कहा कि डॉक्टर साहब से पूछें कि गैस प्रोड्यूस होती है, गैस निकलती नहीं है, उसको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है, ट्रीटमेंट बहुत करवाएं। तो डॉक्टर साहब से पूछना ज़रूर कि क्या हुआ है, तो आप मुझे हेल्प आउट करें। मुझे लग रहा है कि साइकोसोमैटिक इलनेस है, वही फंक्शनल डिसऑर्डर है, क्योंकि जिन बीमारियों में गैस एक्चुअली फंस जाती है वो बहुत सीरियस है, उन्हें हम इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन कहते हैं। और इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन में जो बुक्स लिखती हैं कि विद इन डेज नहीं जी, अगर सूरज है तो डूबने नहीं देना चाहिए, अगर सूरज नहीं है तो उसे निकलने नहीं देना चाहिए, उससे पहले ऑपरेशन कर देना चाहिए। इट्स सो सीरियस। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। और अगर ये प्रोलॉन्ग कर रही हैं तो ये फंक्शनल है, ये फंक्शनल डिसीज। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। डॉक्टर साहब, मैं चाहूँगा कि लास्ट पे आप अपने पेशेंट्स को और हमारी ऑडियंस को अगर कोई मैसेज देना चाहें आज की डिस्कशन की बेसिस पे भी, और अपने इतनी एक लेगेसी आप कैरी कर रहे हैं उसकी बेसिस पे भी, तो प्लीज़। देखिए, थैंक यू वेरी मच ताहिर फॉर गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी कि मैं अपने लोगों को कोई मैसेज डिलीवर कर सकूं। देखिए, सबसे पहले जो मेरा मैसेज है ना वो ये है कि कन्वेंशनल एजुकेशन के साथ हेल्थ एजुकेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है। जब तक लोगों को हम हेल्थ एजुकेट नहीं करेंगे या लोग इसके बारे में प्रॉपर एजुकेशन हासिल नहीं करेंगे, उस वक्त तक हम अपनी जो डिफरेंट हेल्थ कंडीशंस हैं
उनके ऊपर काबू नहीं पा सकते। एक बड़ी मिसाल डायबिटीज़ की है। टाइप 2 डायबिटीज़ का नाम आपने सुना होगा। टाइप 2 डायबिटीज़ इज़ अ डिफरेंट लाइफस्टाइल, सिर्फ एक लाइफस्टाइल डिजीज़ है। जब तक हम अपना लाइफस्टाइल चेंज नहीं करेंगे वो हम उसका इलाज नहीं कर सकते। अब उसके लिए हमें क्या लाइफस्टाइल चेंज करना है, उसके लिए हमें अगेन एजुकेशन की ज़रूरत है। इसलिए हमें इन जनरल अपनी हेल्थ अवेयरनेस को इंक्रीज़ करना चाहिए, हेल्थ एजुकेशन को इंक्रीज़ करना चाहिए, जो कि हमने अभी अपनी करंट पैंडेमिक में देखा है कि हम लोग किस तरह से पैनिक हुए हैं कोरोना की वजह से, कि अभी तक हम डिनाइल की फ़ेज़ में हैं कि जी ये वायरस है नहीं है, इसकी बीमारी का कोई इलाज है नहीं है, अस्पतालों में क्या होता है क्या नहीं होता है, लॉट ऑफ थिंग्स हैव बीन गोइंग ऑन। तो इसलिए हमें अपनी साउंड बेसिस के ऊपर एजुकेशन इम्प्रूव करनी बहुत ज़रूरी है। और दूसरा इंफॉर्मेशन जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है कि इंफॉर्मेशन हम कहाँ से ले रहे हैं। इंफॉर्मेशन हमेशा हमें रिलायबल क्रेडिबल सोर्स से लेना चाहिए, जो कि जनरली गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो कि आपको रिलायबल इंफॉर्मेशन देती हैं, या बड़ी जो सोसाइटीज़ हैं वो रिलायबल इंफॉर्मेशन देती हैं। आपने देखा है कि पिछले 3 माह के अंदर हमने किस तरह से मुख्तलिफ़ किस्म की इंफॉर्मेशन जो कि हमें सोशल मीडिया के थ्रू मिलती रही है उसको इस्तेमाल किया और उससे हमने नुकसान उठाया है। इसलिए एजुकेट करें अपने आप को, हेल्थ इंफॉर्मेशन हमेशा रिलायबल सोर्स से हासिल करें। जो इंफॉर्मेशन अनकन्फर्म्ड अनऑथेंटिक होती है उसको रिग्रेट कर दें, उसको मत माने, उसके ऊपर अमल मत करें। सो दैट इज़ माई मैसेज फॉर टुडे। और ये मैसेज हमें सिर्फ करंट कोविड एपिडेमिक के लिए नहीं है, पैंडेमिक के लिए नहीं है, बल्कि ये हमारी जो हेल्थ है उसके लिए फॉरएवर है कि जब भी हम किसी हेल्थ प्रॉब्लम में हो तो हमें किसी प्रॉपर क्वालिफाइड फोरम से, किसी क्वालिफाइड पर्सन से उसके बारे में इंफॉर्मेशन लेनी चाहिए और उसके ऊपर अमल करना चाहिए, क्योंकि जो अनकन्फर्म इंफॉर्मेशन आती है वो हमेशा नुकसानदेह साबित होती है। सो थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच, इट वाज रियली प्लेजर। आपने बहुत डिटेल से हमें जो एक्सप्लेन किया। ख़वातीन हज़रात, टेक होम मैसेज डॉक्टर साहब ने बहुत डिटेल से बताया। सिर्फ इसको सम अप में ये करूँगा, अगर आप डॉक्टर के पास जाते हैं इसका मतलब है आप डॉक्टर नहीं हैं, तो डॉक्टर को अपना काम करने दें। आप किसी भी डिजीज़ को आद में छोड़ देंगे, कोई टेस्ट अपना नहीं करवाएंगे जो डॉक्टर ने रेकमेंड किया और उसके बाद ब्लेम डॉक्टर को करेंगे, तो डॉक्टर को ब्लेम करना नहीं बनता, ये हमारा कसूर है। मेरा ख्याल है कि जब आप एक दफ़ा किसी के ऊपर ट्रस्ट करते हैं और जाते हैं उसके पास इलाज करवाने, तो प्रॉपर इलाज को कंप्लाई करें। ख़वातीन हज़रात, ये प्रोग्राम देखने का बहुत शुक्रिया। अगले हफ्ते एक नए गेस्ट के साथ, एक नए प्रोग्राम के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। मैं हूं ताहिर महमूद और आपके लिए लेकर आ रहा हूं प्रोग्राम एजे हेल्थ पॉइंट। इसमें हम बात करेंगे पाकिस्तान में हेल्थ केयर सेक्टर की इम्प्रूवमेंट की। हम आपकी बात करवाएंगे हेल्थ सेक्टर के की स्टेक होल्डर से, पेशेंट्स, डॉक्टर्स, फार्मेसीज, फार्मास्यूटिकल कंपनीज, ड्रग रेगुलेटर्स एंड गवर्नमेंट ऑफिशियल्स। तो देखते रहिए एजे हेल्थ पॉइंट। AJ Health Point, a joint venture of Just One TV and AJ Research and Pharma. Your gateway to good health.